अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। HBL PSL 7 का कारवां आगे बढ़ चुका है, लाहौर की तरफ चला गया है। ये 2 दिन का ऑफ हमें मिलेगा और उसके बाद फिर 10 तारीख से हो जाएगी शुरुआत लाहौर में मज़ेदार मैचेस की। मगर अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची का सुल्तान कौन सी टीम रही? मुल्तान सुल्तान रही टीम जो कराची के सुल्तान रहे। सो इस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये फर्स्ट लेग ऑफ कराची कैसी रही। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। वेरी एक्साइटिंग डेज फॉर लाहौर आने वाले दिन, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग बिकॉज ऑफ कोविड पिछले 2 साल से जो मुतासर रही है, इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली लाहौर के जो होने वाले लेग्स थे वहाँ मैचेस नहीं हो पा रहे थे। या तो कराची में ही पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट किया गया या फिर उसको अबू धाबी मूव कर दिया गया, लेकिन लाहौर के हिस्से में मैचेस नहीं आ रहे थे। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह द मैचेस आर अराइविंग इन लाहौर। बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि लाहौर में लोग गर्मजोशी का मुजाहरा करेंगे। उनकी टीम लाहौर कलंदर इज प्लेइंग रियली वेल, बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सवेरा वो ये कि उम्मीद है कि वी विल सी बिगर क्राउड्स इन लाहौर कंपेयर टू कराची। बिल्कुल जी, उम्मीद यही है। और उतना शोर शराबा और जिस तरह फिर लाहौर के लोग सेलिब्रेट करते हैं वो बिल्कुल करते हैं। और जब ये खिलाड़ी वहाँ खेलते हुए दिखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। दो के कुछ थोड़ी सी कंसर्न है कि फॉग ना हो या फॉग के इशूज़ ना हैं। दो अगर हम वेदर पे देखते हैं तो क्लैरिटी तो दिखती है कि क्लियर होगा वेदर, तो इस तरह की चीज़ें एज सून एज जब ये मैचेस शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे होने हैं। मगर अदील, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही, यू टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान हैज़ बीन ब्रिलियंट, अनटचेबल, अनडिफीटेबल। अभी तक कोई टीम हरा नहीं सकी है मुल्तान सुल्तान को। देखना यह है कि क्या लाहौर में भी यही कंटिन्यूटी मुल्तान सुल्तान रख सकेंगी कि नहीं रख सकेंगी। देखिए, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि अगर ये कोई देखें, लास्ट टाइम बहुत बड़ा गैप आ गया था PSL में, अबू धाबी लेग और UAE लेग और पाकिस्तान लेग में। तो उसमें आपने देखा कि बिल्कुल सिचुएशन उलट पुलट हो गई थी। बिल्कुल मुल्तान सुल्तान कराची में नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे और जैसे ही वो UAE पहुंचे ऐसा लग रहा था कोई खास मैजिक पोशन लेकर आए। बट नाउ जस्ट 2 days गैप इन दोनों लेग्स के दरमियान। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो अपनी इसी रीत को बरकरार नहीं रखेंगे, बिकॉज लाहौर की कंडीशंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एनी डिफरेंट। हाउएवर सवेरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया लाहौर में ड्यू के फॉग के हवाले से स्पेसिफिकली। मुझे याद है मैं पिछले साल अभी इत्तेफाक से अपनी मैं कुछ पुराने मैसेजेस देख रहा था। आई वॉज इन लाहौर एंड गुजरावाला ऑन द 12th and 13th of February और इतनी ड्यू थी कि मुझे अपना ट्रैवल आगे रोड प्लान, इतनी फॉग थी, आई एम सॉरी, कि मुझे अपने रोड के ट्रैवल सारे कैंसिल करने पड़े थे। सो लेट्स होप, आज लाहौर में फॉग थी बाय द वे, बट लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो और हमें प्रॉपर क्रिकेट वहाँ देखने को मिले। और जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो एक बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू, बहुत तहम्मुल से एक इंटरव्यू किया गया। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने डिस्कशन की विद नन अदर देन मिसबाउल हक, जिन्होंने 2010 के बाद जो है वो कमान संभाली पाकिस्तान टीम की। और उसके बाद जब वहाँ से हटे, रिटायर हुए, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान पाकिस्तान क्रिकेट के बन गए, चीफ सेलेक्टर भी बन गए, कोच भी बन गए। सो क्या डिस्कशन हुई, क्या बातें हुई कादिर ख्वाजा की, आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम की तरफ से आप खेले हैं और माशाल्लाह कप्तानी की है, तो कितना दुख है कि वनडे में इतने रन्स भी बनाए हैं लेकिन सेंचुरी किए बगैर आपने रिटायरमेंट ले ली। शुक्र करता हूँ कि मैंने एक नहीं बनाई। अगर बनानी नहीं थी तो 9-10 बनाता। एक नहीं बनाई तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी जो एक मेरा यूनिक रिकॉर्ड है, कितना स्कोर किया मैंने 100 के, कोई भी 100 के बगैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद दैट। अच्छा मिसबाह भाई, आप रिटायर हुए और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बड़ा अच्छा दुरानिया था। उसके बाद आपको एकदम तीनों ओहदों से नवाज दिया गया। बैटिंग कोच भी थे और चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी रहे पाकिस्तान टीम की, जिस पर काफ़ी जो है वो गहमा गहमी भी होती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी सवाल होते रहे। तो क्या समझते हैं कि क्या वजह थी इन 3 ओहदों को अपने पास रखने की, या बोर्ड जो है वो 3 ओहदे आपको ही देना चाहते थे? बोर्ड उस टाइम पे चाहता था कि क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है वो क्रिकेट छोड़ी है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और क्रिकेट का पता भी है, जानता हूँ प्लेयर्स को, अभी करंटली जो प्लेयर खेल रहे हैं उनको भी, तो मैं इस चीज़ को बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। मुश्किल है पाकिस्तान में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में है और सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये नहीं है कि कोई काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है कि जो खाम खा के यहाँ पे प्रेशर्स आते हैं ना, विदाउट किसी को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए पहले ही तूफान बर्पा कर दो कि ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं, वो एक चैलेंज था मेरे लिए।
अच्छा मिसबा भाई, ऑन लाइटर नोट, वो ये बात है कि आपका ताल्लुक भी मियाँ वाली से और माशाल्लाह हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका ताल्लुक भी मियाँ वाली से, तो ये बातें भी आई हैं कि आपके चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बनने के पीछे उनका हाथ था, उनकी सिफारिश थी या उन्होंने पुशअप किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मिसबा को जो है वो रखा जाए खास तौर पर? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान भाई का कोई अमल दखल नहीं था बिल्कुल भी। ये क्रिकेट बोर्ड का या जो एडवाइजरी थी या जो लोग थे, ये उनका डिसीजन था या उन्होंने सोचा इस चीज़ को। अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं, जब तक इमरान भाई थे तो मुझे ही रहना चाहिए था, फिर मैं क्यों गया। अच्छा मिसबा भाई, जब आप कप्तान थे उस टाइम फवाद आलम की टीम में वापसी नहीं हुई, लेकिन जब आप कोच बने और सिलेक्टर बने उस टाइम आप फवाद आलम को लेकर आए और फवाद ने पूरी दुनिया को दिखाया कि परफॉर्मेंस कैसे दी जाती है। 10 साल का अरसा था। किसको जिम्मेदार करार देते हैं फवाद आलम की इन गैप के पीछे, कप्तान को या कोच जो पिछले सिलेक्टर से उनको? जब मैं और यूनुस खान गए तो आई थिंक दैट वाज एन ओपनिंग फॉर फवाद आलम। वो जो थोड़ा सा पीरियड उसका मिस आउट हुआ, स्ट्रेट अवे आई थॉट कि उसको अगेंस्ट श्रीलंका हमारे रिटायर होने के बाद सीरीज थी, उसमें उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए था, पर थोड़ा लेट हो गया। कोशिश की कि उसकी उस परफॉर्मेंस को, जब मैं आया तो मैंने कहा चलो दिस इज़ द टाइम एंड वी हैव दैट स्पॉट ओपन, इसको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए और ही इज़ ए कैपेबल प्लेयर के यहाँ पे आके वो परफॉर्म करे। अच्छा मिसबा भाई, वकार यूनुस जो थे वो पहले आपकी टीम की कोचिंग भी करते रहे, आप उनकी अंडर कोचिंग खेलते रहे और फिर उसके बाद आपके असिस्टेंट कोच बने। क्या फैसलों में, जब आपके असिस्टेंट कोच बने, बॉलिंग कोच थे, तो फैसलों में तजाद कोई पैदा होता था कि ये चीज़ नहीं करनी, या वो मानते थे या आप नहीं मानते थे, कोई ऐसी चीज़ें? लेकिन जब मैं कप्तान भी था और वकार भाई कोच थे, हमारी उस टाइम भी बड़ी हेल्दी, जिसको कहते हैं, डिस्कशंस होती थी और कभी भी हम ऐसे नहीं रहे कि जो उन्होंने जो कहा मैंने हाँ कर दिया और मैंने जो कहा उन्होंने हाँ कर दिया। नहीं, उस टाइम भी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है आपस में कन्वर्सेशन होती थी। अच्छा मिसबा भाई, आपकी पाकिस्तान की जो कोचिंग है उसको छोड़ने के हवाले से काफ़ी मुज़्ज़ात खबरें चली और ये भी देखने में आया कि आपने जो है वो वकार यूनुस से मशवरा भी किया। ये भी खबरें आई कि उस वक्त आप दोनों ने ये बेहतर समझा कि आप कोचिंग नहीं करनी चाहिए, मजीद कंटिन्यू। तो हकीकत क्या थी, क्या वजह बनी थी पाकिस्तान टीम की कोचिंग छोड़ने की? वर्ल्ड कप के दिन जब टीम अनाउंस होनी थी उस वक्त आपने ऐलान किया कोचिंग छोड़ने का? देखिए, बात यह है कि सबको क्लियर है, चेयरमैन के भी बयान सबने सुने हैं, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, विदाउट हमारे साथ कोई बात किए बगैर उन्होंने फैसला कर लिया था। बिकॉज सारा कुछ चेंज हुआ, बोर्ड चेंज हुआ है, और फैसला कर लिया था कि हमने अब जो है ना ये सेटअप चेंज करना है। एंड ऑब्वियसली जिस तरह हो रहा था, जिस तरह की टीम सेलेक्ट हुई इनिशियली वर्ल्ड कप की, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थी और उस सूरत हाल में मेरा भी जहन था कि भाई इस तरह अगर चलना है ये काम कि आप जो टीम सोच के ये बना रहे हैं इतने अरसे से वो है ही नहीं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, रमीज़ राजा साहब से आपकी मुलाकात हुई, वकार यूनुस के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बयान दिए, और क्या आप समझते थे कि अब ये बैक इस फुट पे आना चाहिए, इसको खुद ही खैर बात कहना चाहिए, या उनका प्रेशर था, उन्होंने आपसे कुछ बातें की थी रमीज़ राजा ने? नहीं, रमीज़ राजा साहब से कोई मुलाकात नहीं, उन्होंने वैसे डिसीजन जो भी उन्होंने सोच लिया था उन्होंने सोच लिया था, कोई उनसे मुलाकात नहीं। तो कोई कॉल वगैरह भी नहीं आपको आई किसी मनाने की? कोई बात नहीं। अच्छा मिसबा भाई, खबरें आई हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए आपसे रब्ता किया गया है, तो उस पर कितनी बातचीत पहुंची है? कोई फाइनल किया आपने डिसीजन अपना? नहीं, अभी कोई ऐसा सच नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई फाइनली कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। जब होगी तो इंशाल्लाह उस वक्त जाहिर है ये सारी चीज़ें फिर सामने आए। अच्छा, मोहम्मद रिजवान टॉप परफॉर्मर हैं और बड़ी अच्छी उनकी आजकल फॉर्म है, उनको ऊपर जो नंबर्स पर ओपन करवाने के लिए कई लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने उनको ओपनिंग का मशवरा दिया, लेकिन असल में आपने जो है उनको ओपन करवाया। और क्या वजह थी इसके पीछे कि मोहम्मद रिजवान नीचे से ऊपर उसको आपने ओपनिंग करवानी शुरू कर दी? देखिए, हो सकता है लोगों ने मशवरे दिए हों, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। शायद लोगों को जिनको नज़र आता होगा कि ये क्योंकि ऐसा प्लेयर है, पेस को अच्छा यूज़ कर सकता है, फिर सर्कल को भी ये यूज़ कर सकता है, और दूसरा इस लिहाज से करेज है उसमें कि नया बॉल जाके खेलना और टेक ऑन करना टीम को, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और सीखने का उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट है कि वो जल्दी सीखता है, और नई नई चीज़ों को सीखने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रिजिड हो कि नई चीज़ें अप्लाई करते हुए उसको कोई डर लगता हो। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें, सारे ऐसे खसूसियात थी जिसकी वजह से मुझे लगा,
विकेट कीपर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर टीम, इम्पोर्टेंट एक मेंबर होता है। और अगर उसको आप कहीं ना कहीं या तो उसको नीचे फेंक दें, जैसे सरफराज पे प्रेशर इसीलिए आया कि वो उस नंबर्स पे उसकी उस तरीके से बारियां नहीं आए, उस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जब टीम की परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो वो फिर आप पे एज ए कैप्टन प्रेशर आता है। जब आप ऊपर खेलते हैं आपके पास ज़्यादा मौका होता है और आपने खेलना तो है एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर आपने, तो उसको अगर आप बेस्ट यूटिलाइज कर लें तो आपकी टीम का एक बैलेंस भी अच्छा हो जाता है ओवरऑल, और आपके पास रिसोर्सेज बॉलर आप एक एक्स्ट्रा आपका आ जाता है या एक बैटर एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आई थिंक फॉर द टीम फॉर्मेशन आप दुनिया की जितनी भी टीमें देख लें, कामरान अकमल था, उसके बाद गिलक्रिस्ट था, धोनी था, ब्रेंडन मैकलम था, जहाँ पे विकेट कीपर स्ट्रॉन्ग थे, बैट्समैन थे, परफॉर्मर थे, इवन सैफी भी जब तक मतलब उसकी परफॉर्मेंसेज थी, ऊपर नीचे भी अगर मिडल में भी चौथे पांचवें में भी उसकी जितनी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज थी, तो उस वक्त ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, कम्बिनेशन भी बेहतर होता है। अच्छा मिसबाह भाई, इमामुल हक जब आते हैं टीम में और उन पर इमामुल हक का जो है वो टैग लगता है, पर्ची पर्ची के आवाजें लगती हैं, उसके बाद आजम खान आते हैं तो मोइन खान का टैग लगता है, आपका बेटे भी जो है वो आ रहे हैं मुस्तकबिल में इंशाल्लाह, तो क्या कहना चाहते हैं इस तरह पर कि हालांकि इमाम की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, आजम नो डाउट अच्छा टैलेंट है लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका, तो अगर आपके बेटे आते हैं तो फिर क्या जवाब देंगे उन्हें? मैंने तो उसको पहले ही कहा है कि बेटा ये चीज़ें तो होनी है फिर, क्योंकि लोग अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया का एक जिसको कहते हैं कि बड़ी बुरी रस्म है ये, कि उसकी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस पे या उस इंडिविजुअल पे बात होनी चाहिए, वो कौन है इट डजेंट मैटर। तो अगर वो मेरिट पे है बंदा और उसकी परफॉर्मेंस है तो फाइन, अगर वो उसका मेरिट नहीं है, उसमें जो खामियां हैं या वो कुछ आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। बट फॉर सम हाउ हम जो असल चीज़ें होती हैं उसकी बजाय हम उन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू हो जाते हैं जिसका कोई ना फ़ायदा है ना कोई नुकसान। तो मेरे ख्याल में मेरिट पे जो आता है बस उस पर, अगर मेरिट पे नहीं आता तो वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि इसमें ये, अगर इमाम को कोई लगता है किसी को या किसी और को कि इसमें ये चीज़ें नहीं हैं जो किसी दूसरे प्लेयर में है कंपैरिजन में, तो देन ओके फाइन, आपकी अपनी ओपिनियन आप वो दें। अच्छा मिसबाह भाई, आप हेड कोच भी रहे हैं और मुल्की और गैर मुल्की दोनों कोचेस के अंडर खेले हैं, तो आपके मुताबिक लोकल कोचेस ज्यादा बेहतर होते हैं जो आसानी से समझा सकते हैं प्लेयर्स को, बता भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या फॉरेन कोचेस जो हैं उनकी टेक्निक ज्यादा बेहतर होती है? देखिए मैं दोनों के अंडर खेला हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को ऐसा एज है। इट डिपेंड्स कि हाँ जी आप कौन बंदा कौन है, कोच कौन है। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारे जो अपने कैपेबल लोग हैं उन पे हमें भरोसा करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फॉरेन कोचेस के खिलाफ हूँ। ऑब्वियसली फॉरेन कोच भी आते हैं, उनके पास भी नॉलेज भी होता है, काम करने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी आके टीम के लिए बड़ा कुछ करते हैं और कोशिश करते हैं टीम बेहतर हो। बट स्टिल मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो आपके अपने कोचेस होते हैं वो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं यहाँ पे, और ओवरऑल आपका सिस्टम बेहतर करने के लिए जब तक आप अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके पास एकेडमी में बहुत अच्छे कोचेस हैं, आप भी अंडर 19 से साथ हैं, नीचे लेवल पे काफ़ी अच्छे कोचेस हैं, उनमें से देखें, असेस करें कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं, और लोग हैं। आपने उन पे ट्रस्ट करना है, आपने ट्रेनर्स पे भी ट्रस्ट करना है, फील्डिंग कोचेस पे भी ट्रस्ट करना है। मैंने सब लोगों के साथ काम किया एकेडमी में और बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं। अच्छा मिसबाह भाई, कहा जा रहा है कि बाबर आजम जब आप हेड कोच थे, बाबर आजम उतने बाइख्तियार नहीं थे, वो फैसले अपने नहीं कर सकते थे ग्राउंड में, आप पीछे से बैठ के उसको कंट्रोल करते थे, क्या ये क्या सर है, ये वाकई इसमें कोई सच्चाई है? देखिए आपको अंदाज़ा हो ही गया है, मैं नहीं था तो जो वर्ल्ड कप की टीम पिक हुई है या जिस तरीके से पाकिस्तान टीम खेली है, तो आपको नज़र आ गया कि ये वही ऑलमोस्ट चीज़ें थी जो उससे पहले हो रही थी। तो मैं तो नहीं था वहाँ पे, बाबर था ना, तो इट मीन्स कि बाबर ही पावरफुल कप्तान था और उसको सारा इख्तियार था कि वो वही चीज़ें आगे लेके चला। आपके इवन टेस्ट भी सीरीज़ भी जो खेली है तो उसमें भी देख लें कि वो सिंपली पाकिस्तान ने बिल्कुल सारा कुछ उसी तरीके से किया है, प्लेयरों को यूटिलाइज़ किया है, स्ट्रेटजी है चीज़। तो मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता था कि मैं सबसे पहले उससे ही पूछता था
टीम भी पूछता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये कप्तान है, इसने आगे टीम को लेके जाना है। तो इसके बगैर हाँ, उसको जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा होता था कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मैं कोशिश करता था उसको कन्विंस करने की, लेकिन फोर्स नहीं करता था कि बाबर अगर कुछ कह रहा है तो नहीं जी मैं ये कह रहा हूँ तो ये होगा। ये लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया बाहर से कि वकार भाई और मैं बैठे हैं तो हम डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं था मेरा ख्याल में। सारे जो डिसीजंस होते थे हम उसको सपोर्ट करते थे, बैक करते थे, असिस्ट जरूर करते थे, लेकिन फाइनली जो भी जिसमें वो कंफर्टेबल होता था, जो उसको बेहतर लगता था उस पर उसको सपोर्ट करते। लेकिन सर इतना जिस तरह अब ग्राउंड में एक्टिव दिखाई देता है, या तो फिर वो उसके वक्त के साथ साथ सीख रहा है? आई थिंक टाइम लगा है उसको, टाइम लगा है, ठीक है, वो परफॉर्मेंसेस भी आपकी। और दूसरा ये देखें ना कि हम किस तरह गेज करते हैं। हमने जितनी सीरीजें पाकिस्तान में खेली हैं हमने डोमिनेट किया इन कंडीशन में। साउथ अफ्रीका से दोनों सीरीजें जीते, श्रीलंका से हम जीते, उसके बाद जितनी भी टीमें यहाँ पे आई, ठीक है, बैड परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में गए हैं वहाँ जीते हैं, वेस्ट इंडीज में जीते हैं। एक जो बैड परफॉर्मेंस थी वो वही थी ना जो इंग्लैंड में हम वनडे इंटरनेशनल हारे हैं। तो वो कैसे हारे हैं हम, वो भी तो देखें कि हम 20 दिन क्वारंटीन में रख के एक टीम को आप विदाउट ट्रेनिंग विदाउट प्रैक्टिस सीधा जाके आप उसको 3 दिन के बाद वनडे खिलाएंगे, 15 ओवर्स के बाद एनर्जी नहीं है टीम में। सो वो एक रीज़न है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में ओवरऑल परफॉर्मेंसेस तो ठीक है। ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि हम लोग थे तो लोगों को लगता था कि शायद जी हम, बाहर से आप कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर कप्तान नहीं करना है जो करना है। अच्छा मिसबा भाई, कुछ प्लेयर्स की रिजर्वेशन ये थी, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमारे से भी बातें की कि मिसबा भाई जो है उनकी टेक्निक चेंज करवा रहे थे और फिर वो इसलिए उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन वो एनएचपीसी में आते हैं, मोहम्मद यूसुफ उनको बैटिंग करवाते हैं उनकी अपनी पुरानी टेक्निक से, तो उनकी बैटिंग में निखार आता है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देने शुरू हो जाते हैं। कितनी सच्चाई है सर कि इसमें आप जब उनके पास जाते थे उनको आपके टेक्निक चेंज करवाने की कोशिश करते थे? देखिए, आप किसी को भी चेंज कराने की कोशिश नहीं, ऑन टूर आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करते हैं उनको प्रैक्टिस कराएं, उनको मेंटली या उनको बैक करें, सपोर्ट करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें। हाँ, जब आप वो वापस आते हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है एज कोचेस कि हमें जो चीज़ जब जो प्रॉब्लम नज़र आती है उसकी हम वीडियोस जब वो चीज़ जाने के बाद, जहाँ आने के बाद शेयर करते थे यूसुफ भाई से, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट का पूरा पीछे विंग था जिसमें सकलैन भाई थे, यूसुफ भाई थे, उनके साथ शेयर करते तो यहाँ आके काम होता था। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स आप करते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने भी सारी ज़िंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कि मैं ऑन टूर किसी की टेक्निक चेंज कराना शुरू कर दूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि भाई इतनी सी चेंज करने के लिए जो आपका मैकेनिज्म है पूरा बॉडी का, बॉलिंग का या बैटिंग का, या जो आपकी टेक्निक एक सेट हुई है, इतनी सी चेंज करने के लिए ना आपको 3-3, 4-4 महीने उसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और घंटों घंटों करनी पड़ती है। ऑन टूर जब आप खेल रहे हैं वो नहीं हो सकता। गाइडेंस आपकी होती है जब परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन ये नहीं कि आप किसी को बिल्कुल चेंज करा दें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चंद सवाल आते हैं, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मेरे प्रोग्राम में मैंने जब इंटरव्यू किया था मोहम्मद आमिर का, तो उन्होंने ये आप पे एलिगेशंस लगाए थे कि वकार यूनस और मिसबा मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं, मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता। अभी भी उनका यही स्टांस है कि ये मैनेजमेंट अब कोई नहीं आएगी, उनकी डिमांड्स हैं कि वो अब नए देखेंगे चेहरे और फिर उस पर फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते हैं नहीं खेलना चाहते। तो क्या हुआ क्या था सर, मोहम्मद आमिर से क्या गिले शिकवे थे? देखिए, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखिए, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस 19-20 होती है और आप टीम से ड्रॉप होते हैं, तो उसको अगर आप मेंटल टॉर्चर कहते हैं, आप कहेंगे जी इन एनी केस अगर मेरी इंजरी भी है तो उसके बाद भी मैं टीम में खेलूं, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर तो कोई भी प्लेयर फिर ड्रॉप ना हो। तो मेरे ख्याल में उस टाइम पे उसकी फॉर्म थी, उसकी पेस, उसकी इंजरीज, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी थी, परफॉर्मेंस उससे नहीं हो रही थी उसकी वजह से। अदरवाइज हमें क्या है, मेरी कप्तानी में कमबैक भी हुआ है, खेला भी है, इवन मैं जब कोच था उस वक्त भी वो खेला है। और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेना आप, यहाँ पे जब वो T20 खेला है और फिर इंग्लैंड गया है, इंजरीज और फॉर्म भी उस तरह की नहीं है। तो नहीं, आपसे कोई बात हुई थी कि इंजरीज के बावजूद मुझे खिलाएं, टीम में शामिल करें प्लेइंग 11? नहीं, इंजरीज तो ऑन टूर हुई है ना उसको, तो उसकी पेस या उसका जो इफेक्टिवनेस है वो तो कम हुई थी और उसी की वजह से मेरे ख्याल में उसने सफ़र किया है। अब हमें क्या ज़रूरत है, जाहिर है मैं अगर फ़र्ज़ करो एक बंदा ठीक है उसके हक में नहीं हूँ,
कप्तान है, 6 सिलेक्टर हैं और लोग हैं, तो मतलब है किसी एक पे डाल देना कि वकार भाई का तो कुछ भी नहीं होता था, वो तो ऐसे रगड़े जाते हैं बीच में। ही इज जस्ट बॉलिंग कोच, अपना इनपुट दे सकते हैं, उनका कोई सिलेक्शन में कोई उनका वो तो नहीं है कि वोट के बैठे हैं कि ये टीम सिलेक्ट करनी। उन पे तो इतने एलिगेशंस खामखाई सारे प्लेयर लगा देते हैं, हालांकि उनका काम था बॉलिंग के साथ, बॉलर्स के साथ काम करना। आई थिंक इतने लोग थे, कप्तान जिसको सपोर्ट किया कप्तान ने, सभी अगर चाह रहे हैं कि भाई किसी की परफॉर्मेंस इतनी नहीं है, कोई ऐसा वो इफेक्टिव नहीं है, तो फिर ही आप ड्रॉप होते हैं ना, तो उसमें किसी एक को आप उसका नाम ले लें। आई थिंक ये एक गलत फहमी है आमिर की। आई स्टिल बिलीव कि आमिर अगर पूरी तरीके से अभी भी पूरी अपनी फिटनेस गेन करके दोबारा है, इतना स्किलफुल बॉलर है, उसके अंदर इतनी वो अभी भी स्किल है कि वो अपने आप को मनवा सकता है। ऐसे कौन उसको बाहर कर सकता है? अगर वो टॉप क्लास जैसी बॉलिंग करता था वैसी बॉलिंग करेगा तो आपको उसको खिलाना ही है, आप नहीं उसको ड्रॉप कर सकते। नहीं, आपने मनाने के लिए कोई राब्ता नहीं किया या उनका भी फोन कोई नहीं आया कभी आपसे बात करने के लिए? देखिए, मैं तो कभी उससे नाराज ही नहीं हुआ, तो मैं या मनाने, एक वन साइडेड अफेयर चल रहा है ना। मैं तो अब ये मनाना ही है ना कि मैं अभी भी मैं समझता हूँ कि इसको गलत फहमी है भाई, कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं है मेरे जहन में। अच्छा मिस्टर भाई, हेड कोच बनने का तजर्बा कैसा रहा है, और अगर मुस्तकबिल में ऑफर आती है तो उसको कबूल करेंगे पाकिस्तान टीम के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में जाहिर है, मैं थोड़ा सा वो जो 2 साल गुजरे हैं और जिस तरह की सिचुएशन रही है, अभी फिलहाल तो थोड़ा सा टाइम ऑफ है, और उसको तो तजर्बा ओवरऑल जाहिर है चैलेंजिंग होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इट्स नॉट ईजी इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर जिस तरह कोविड में 2 साल, सिर्फ ये चैलेंजेस नहीं कि प्रेशर, कोविड का जो एक अपना प्रेशर था वो बड़ा टफ था, तो आई थिंक उसने भी बड़ा इफेक्ट किया। सोचेंगे, अभी तो फिलहाल थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, आगे देखेंगे क्या होता है। सर, बाबर आजम और मुवाजना किया जाता है विराट कोहली का, कौन ज़्यादा बेहतर प्लेयर है? दोनों टॉप क्लास प्लेयर हैं। आई थिंक ओवरऑल बाबर, हमेशा मैं कहता हूँ कि स्किल वाइज बाबर इज देयर, बट उस तक पहुँचने के लिए जो उसने अचीव किया है, बाबर को वो सब अचीव करना पड़ेगा। अच्छा मिसबा भाई, आसिफ अली बड़ा अच्छा टैलेंट आया सामने, काफ़ी तनकीद भी हुई आप पे जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन अब वर्ल्ड कप में हमने देखा है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड क्रूशल मैचेस उसने जितवाए हैं। आसिफ से जब मैंने इंटरव्यू किया तो उसने कहा बड़े भाइयों की तरह हैं और मिसबा भाई, और उन्होंने हमेशा गाइड किया है। कैसे सर आसिफ की एबिलिटी को कैसे जांचा आपने, हालांकि इतनी उनकी तनकीद का भी सामना करना पड़ा उनको? देखिए, एक चीज़ तो मेरे ख्याल में सारे उस पर मुत्तफिक थे कि जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो आसिफ, उस पे जाते ही हिट मारना और बाउंड्रीज को क्लियर करना, वो आसिफ से ज़्यादा कोई भी नंबर 6 पे इस टाइम पाकिस्तान में उतना सूटेबल प्लेयर नहीं है। आई थिंक दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से उसको बैक किया हमेशा, और वर्ल्ड कप में भी था हमारे प्लान्स में कि यही वाहिद बंदा है जो नंबर 6 पे आके वो पावर दे सकता है। हालांकि उनको बाहर कर दिया गया और फिर दोबारा उनका नाम शामिल किया गया। वो सारी चीज़ें देखें, वो मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में आप प्लान करते हैं, टीम को सबको चांसेस देते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमारी जो बेस्ट 11 या बेस्ट 15 कौन से होंगे। वो एक प्रोसेस का हिस्सा था और वो सारा कुछ कर आके फाइनल ये था कि भाई ये हमारी बेस्ट 15 हो। लास्ट क्वेश्चन सर, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, कौन सी फेवरेट टीम है आपकी, किसको समझते हैं कि पीएसएल जो है वो ये जीत का पोटेंशियल है इसमें, और आपने इस मरतबा मिस किया है पाकिस्तान सुपर लीग, शुरू से आप पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ रहे हैं, तो कितना मिस कर रहे हैं इस मरतबा पीएसएल को? मैं एसोसिएटेड हूँ पीएसएल पे, कोई प्रोग्राम्स कर रहा हूँ 2-3 जगह पे, तो ओवरऑल वॉच कर रहे हैं उसको। आई थिंक मुल्तान चैंपियंस की तरह ही खेल रही, जहाँ उन्होंने छोड़ी थी पिछली पीएसएल वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। इस्लामाबाद की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी तगड़ी टीम है। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये टीमें हैं जिनको थोड़ा सा ऑन पेपर एज नज़र आ रहा है और मुल्तान ने प्रूव भी किया। बाकी टीमें भी कैपेबल हैं T20 क्रिकेट में, ऐसा कुछ नहीं कि आप कह सकते कि कौन सी फेवरेट है, राइट टाइम पे कौन सी टीम मोमेंटम गेन करती है और कहाँ से निकल के जीत जाती है। तो आई थिंक सारी टीमें कैपेबल हैं, बट मुझे लगता है कि मुल्तान और लाहौर और इस्लामाबाद ये जो टीमें हैं थोड़ा सा बाकी टीमों से ये बेहतर टीमें नज़र आ रही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। एंड आपने इंटरव्यू आई होप उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हमने ये इंटरव्यू एंजॉय किया है। वक्त एक हो गया है ब्रेक का, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जब ये कराची लेग चल रहा था तो एक तरफ तो मैदान में
खिलाड़ी परफॉर्म करता था, बट अगले दिन वो हमें परफॉर्मर यहाँ दिखता था गेम सेट मैच पे। कौन कौन खिलाड़ी, किस किस से हमारी गुफ्तगू, वो सब आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी अभी डिस्कशन ही शुरू हुई थी। उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, कोयटा ग्लैडिएटर्स को हुआ क्या है? वही कप्तान हैं, वही कोच हैं, वही मेंटोर हैं, मगर उस तरह की कारकर्दगी क्यों नहीं आ रही कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, मैं स्टार्ट से बात शुरू करूंगा कि जिस टाइम मैं 2 साल खेला भी हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और फिर आप 4 सीजन में अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी लाइक एक्सपीरियंस लड़के थे जो कंटिन्यूसली हम उनको रिटेन भी कर रहे थे, जिसमें केपी था, शेन वॉटसन था, काफ़ी उन्होंने फ्रंट से परफॉर्मेंस की और जिसकी वजह से हम चैंपियन भी बने। तो मेरा ख्याल उनके एक तो केपी और शेन वॉटसन की जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा, प्लस दूसरे अगर आप लास्ट 1-2 साल से अगर आप टीम की परफॉर्मेंसेस देखें तो नो डाउट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस थी हमारे लाइक पहले 4 सालों में, तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं हुई। बट उमर मुझे एक बात नहीं समझ आती। हसनैन नया नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में। हसनैन बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है। हसनैन ने पिछले साल कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेला। आप उस वक्त भी बॉलिंग कोच थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। क्या कभी आपको एज अ बॉलिंग कोच ये फील नहीं हुआ कि हसनैन चक कर रहा है? मतलब ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा हसनैन को रिपोर्ट होने के लिए कि वहाँ जाके जो है रिपोर्ट किया गया कि ये चक कर रहे हैं। कहीं हमारे डोमेस्टिक में किसी ने उसको नहीं पकड़ा कि वो चक कर रहा है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बात पहले भी हो चुकी है इस चीज़ पे कि यार इसके कुछ बॉल्स पे जो डिलीवरिंग है, स्पेशली वो जो बाउंसर वगैरह करता है, उस पे काफ़ी लोगों को थोड़े से रिजर्वेशन थे। लेकिन आप अपने कोलीग्स को नहीं कह सकते कि यार ये आपका एक्शन इलीगल है, या खुद जो आपकी कंट्री के लिए खेलता है या आपके साथ आपका कोलीग हो तो आप इसको नहीं कह सकते। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ के बैट्समैन ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और उसको फिर कॉल किया गया। लेकिन मेरे ख्याल से बाय द सेम टाइम अगर हम एक प्लेयर पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, जो आपका एक फ्यूचर होता है, उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी का काम बनता है कि जितने पैसे हमने इन्वेस्ट किए, जो हमारा बायोलैब है वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, उसकी बिल्डिंग भी रेडी है। आई थिंक सो कि उसके लिए कैमरे वगैरह भी लिए गए, लेकिन अभी तक वो एक्टिव नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो टाइम पे एक्टिव हो जाता और हमारे जो डोमेस्टिक में जिन प्लेयर्स पे या जो हमारे जो फ्यूचर है जिन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर टाइम टू टाइम हम उसको चेक कर रहे हैं अपने ही लैब में, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी। शादाब हैज जॉइंड अस बैक। अस्सलाम वालेकुम शादाब एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन शादाब, जितनी कन्विंसिंगली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना पहला मैच जीता और पहले ही मैच में आके ये ऐलान कर दिया कि इस लाल रंग से बच के रहना। सारे लाल रंग जो है ना वो ऐसे खतरनाक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह क्योंकि हम अपनी टीम बनाते हैं और लास्ट ईयर भी हमने ऐसी टीम बनाई थी कि क्योंकि हम डेटा पे रिलाई करते हैं और उसी तरह हम टीम बनाते हैं, और लास्ट ईयर भी ऐसी हमारी बैटिंग में डेप्थ थी। इस साल भी वैसी कोशिश की है कि डेप्थ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जो आजकल मॉडर्न रहेगी क्रिकेट की डिमांड, हम वैसा खेलने की कोशिश करते हैं और वो अडॉप्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रिजल्ट वैसे ही मिल रहे हैं। तो शादाब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया डेटा पे रिलाई करने के हवाले से, बिकॉज हम अपने शो में भी काफ़ी ये जिक्र कर चुके हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डेटा पे रिलाई कर रही होती है। सो क्या हर मैच से पहले हर खिलाड़ी के उसके स्टैट्स निकाल के, उसके वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकाल के उसको स्टडी करते हैं? थोड़ा सा ज़रा ये हमें बताएं ना कि इनसाइड आपके ड्रेसिंग रूम में जो टीम हडल होती है उसमें डेटा एनालाइज करते कैसे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले? वो तो अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये है कि सब बता दें। हम मैचअप से रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा मैचअप्स पे, क्योंकि हमारे डेटा वाले लोग हैं वो हमें बताते हैं, स्पेशली मुझे और मुझे हेड कोच को, तो उस हिसाब से हमें प्लान दिया जाता है। लेकिन
डेटा का ये भी मतलब नहीं है कि क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करना भी होता है और कभी कभार आपको उस प्लान पे आपको मार भी पड़ सकती है एज ए बॉलिंग यूनिट। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी पे रहें, क्योंकि जिस तरह आपको, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो हमारा प्रोसेस है हम उसको कोशिश करते हैं कि वो अच्छे तरीके से करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर भी इस साल भी, बस हम कोशिश करते हैं कि अपना जो हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा शादाब, जिस तरह हम जाहिर सी बात है डाटा की बात ही कर रहे हैं, तो जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोचेस चेंज होते हैं, बिकॉज डीनो बहुत अरसे तक आप लोगों के साथ एसोसिएटेड रहे, डीन जोन्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इस्लामाबाद यूनाइटेड पे। जब जब इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन बनी, डीन जोन्स वॉज बिहाइंड इट। मगर जब हम डेटा की बात करते हैं, अब जो नया आने वाला हर दफ़ा कोच होता है, जैसे अजहर महमूद इज़ योर कोच राइट नाउ, क्या उनके लिए इस बात की आसानी हो जाती है दे जस्ट कम है और उनको वो खोल के चीज़ें देखनी है कि हाँ जी इस प्लेयर की ये स्ट्रेंथ है, इस प्लेयर की ये वीकनेस है, ऑपोजिशन के इस प्लेयर को यहाँ पकड़ सकते हैं? क्या इस तरह कोचेस को हेल्प आउट होती है? कोचेस के लिए आसान होता है आपकी टीम के साथ इंटीग्रेट करना? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा थिंक टैंक है वो तो सेम ही है, जो हमारे रेहान भाई हैं, हसन भाई हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो हम तो सेम ही रहे, कोचेस चेंज होते रहे हैं, लेकिन जो भी नया कोच भी आता है, क्योंकि वो भी मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं और वो भी डेटा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनके भी अपने प्लान होते हैं, वो भी फॉलो करते आ रहे हैं। जिस राजू भाई हैं, वो ऑल अराउंड खेल चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, तो उनको भी मैचअप्स और डेटा का इल्म है, तो वो खुद भी बड़े कीन होते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुछ ऐसे मैचअप्स होते हैं जिससे हमें भी फ़ायदा होता है। तो क्योंकि ये टीम गेम है, तो मिलजुल के थिंक टैंक को भी मिलजुल के काम करना होता है, तो उनके लिए भी आसानी होती है और हमारे लिए भी आसानी होती है, क्योंकि अगर आप एक ही मोटिव हो तो उसके लिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सवालात और फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे ऐसे बढ़ाएंगे कि लाहौर कलंदर्स के इस वक्त अगर मैं कहूँ कि फ़ख्र बन के जो खड़े हुए हैं, वो फ़ख्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो फ़ख्र ज़मान को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। फ़ख्र, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। फ़ख्र, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऊपर तले इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस और इतना अच्छा स्टार्ट अगर लाहौर कलंदर्स को मिलता रहा तो हमें तो लग रहा है कि इस दफ़ा अपना रिकॉर्ड लाहौर कलंदर्स खुद ही तोड़ देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी टीम जिस तरह खेल रही है तो बड़ा अच्छा तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि मेरी भी परफॉर्मेंस इसी तरह जारी रहेगी और हमारी टीम जिस तरीके से खेल रही है तो हम लोग एज अ टीम भी अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है फ़ख्र और शान के दरमियान इस वक्त, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना, ये हर मैच की बुनियाद पे कैप जो है वो चेंज हो रही है, उसका कलर जो है चेंज हो रहा है, एक मुनफरिद स्टाइल। फ़ख्र, ये बताइए कि क्या इस चीज़ का प्रेशर लाहौर की टीम लेती है कि 6 एडिशन हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सब एक एक बार कम से कम जीत चुके हैं PSL, लाहौर ने अब तक नहीं जीता, कुछ प्रेशर फील करते हैं इस चीज़ का, या कहते हैं नहीं यार इस बार हम जीत के दिखाएंगे? ये बिल्कुल प्रेशर तो होता है और इस बात का मैं एज अ प्लेयर भी बहुत प्रेशर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप एक टीम में इतना अर्सा खेल रहे हो और आपकी टीम टूर्नामेंट नहीं जीते तो वो तो ज़रूर बात होती है दिल में। लेकिन ये है कि हम लोग, हमारी टीम जो है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि वो मतलब प्लेयर बनाएं, प्लेयर को डेवलप करे वो, और वो आप देखते भी हैं जिस तरीके से लाहौर कलंदर यंग प्लेयरों को सपोर्ट करती है और जिस तरीके से वो अपने प्रोग्राम के थ्रू जो प्लेयर सामने लेके आते हैं, तो हमारी टीम का एक सिर्फ ये एक मकसद नहीं है कि हम लोग सिर्फ टूर्नामेंट जीते, लेकिन ये है कि बिल्कुल इसका प्रेशर है और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी टीम अभी तक नहीं जीती तो है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा हम लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी, और जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ है वो अच्छा लग ही रहा है। मतलब HBL PSL 7 की पहली सेंचुरी, और पहली सेंचुरी जो है वो फ़ख्र ज़मान के नाम होती है। बट फ़ख्र, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जब हम 7 प्लेयर्स के खेलने की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ आप ओपन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं इस दफ़ा अब्दुल्ला के साथ खेलते हुए? देखिए, अब्दुल्ला शफीक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और इसमें कोई शक ही नहीं है। वो दो साल से पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल कर रहा था, अभी वो टेस्ट भी खेल रहा है, तो वो एक अच्छा प्लेयर है और वो जितने मैचेस ज़्यादा खेलेगा उतना हम दोनों का एक बॉन्ड बनेगा और फिर ये मतलब
एक दूसरे को सही से समझेंगे भी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 मैचों में ही एक साथ बैटिंग की है, तो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है उसके जिस तरीके से वो शॉट खेलता है, मतलब जिस तरीके से क्लास प्लेयर होते हैं वो, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और बस ये है कि अगर उसको कलंदर्स पूरा सपोर्ट करे सीज़न के एंड तक तो वो बहुत परफॉर्म करेगा। तो देखे आपने सारे ये चमकते हुए खिलाड़ी, कुछ परफॉर्मर्स तो कुछ ऐसे जो डिसीजन मेकर्स हैं, और जिस तरह गुफ्तगू हुई, जिस तरह बातें हुई। अदील, कराची लेग तो हमने काफ़ी लोगों से डिस्कशन की, काफ़ी बातें हुई, बट अब लाहौर लेग में हमें देखना पड़ेगा कौन है परफॉर्मर्स, और फिर ऑब्वियसली गेम सेट मैच पे उनको भी बुलाना नहीं बिल्कुल। और मैंने तो पर्सनली बड़ा सवेरा इस टाइम को एंजॉय किया, उन खिलाड़ियों के साथ, यूथ के साथ बात करके। एहसान से हमें पता चल रहा है, ज़मान से हमने बात की, और हमारे सीनियर खिलाड़ी लाला तो ज़ाहिर है हमारे साथ होते ही थे। बिल्कुल हमें इनसाइड स्टोरी पता चल रही थी। और लाहौर में भी समा की टीम से कोई बच नहीं सकता अगर कोई परफॉर्मर समझता है कि हम उसको अपने शो में नहीं बुलाएंगे। So I think it was a brilliant collage of videos that you would have enjoyed, and yeah, I mean it was fun. It was really fun, and I hope कि आपने भी उतना ही enjoy किया हो इस पूरे I would say best of कराची leg of HBL PSL 7, and I hope आगे भी हम आपको इसी तरह entertain कर सकें गेम सेट मैच के सेट से। और उसी के साथ वक्त ख़त्म होता है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।